नमस्कार साथियों। राजस्थान की प्रजामंडल आंदोलन बढ़ रहे थे और प्रजामंडल आंदोलन में हम हड़ौती क्षेत्र के जो प्रजामंडल है उनका अध्ययन कर रहे थे। बूंदी प्रजामंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम हड़ौती प्रजामंडल और फिर हड़ौती प्रजामंडल से ही अगला कदम आपके कोटा प्रजामंडल, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हमारे जो ये हड़ौती क्षेत्र है उसमें एक ही प्रजामंडल बाकी रह गए विद्यार्थियों, वो है आपके झालावाड़ प्रजामंडल। हड़ौती प्रजामंडल को पढ़ेंगे और हड़ौती प्रजामंडल से जुड़ा हुआ विद्यार्थी प्रजामंडल रहेगा आपके कोटा प्रजामंडल। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी और कोटा प्रजामंडल की स्थापना फिर आपके कुछ किताबों में 1938 आता है, कुछ किताबों में 1939 भी आता है। लेकिन 2022-23 के पास कोई एक एग्जाम हुआ था जिसमें प्रश्न ही आ गया था कि 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो फिर वहां से हम इस चीज को एक स्रोत के रूप में ले सकते हैं कि जो कोटा प्रजामंडल है हम उसको 1939 में मानेंगे। हालांकि 1938 की तारीख कई बार इसमें आती है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। हड़ौती के अंतर्गत विद्यार्थियों जो प्रजामंडल है या फिर जो कोटा प्रजामंडल है उसमें शुरुआती जो हमें सक्रिय भूमिका है विद्यार्थियों, वो नैनूराम शर्मा की नजर आती है। तो सबसे पहले हम हड़ौती प्रजामंडल को पढ़ेंगे, वहां पर भी हमें नैनूराम शर्मा का नाम नजर आएगा। और जब हम कोटा प्रजामंडल पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें नैनूराम शर्मा जी का नाम नजर आएगा। नैनूराम शर्मा जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपके हड़ौती क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय रहे हैं, जन जागृति का काम किया है, थानेदार के पद पर कार्यरत है। क्योंकि सामाजिक सेवाओं से इनका जुड़ाव था, सामाजिक उत्थान से इनका जुड़ाव था, राजनीतिक गतिविधियों में ये संलग्न रहे थे, लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते थे। इसीलिए उन्होंने नौकरी की जगह संघर्ष का रास्ता चुना और थानेदार के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप देखते हैं कि हमारे से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर क्रांतिकारी गतिविधि भूमिका निभाई थी, उनमें एक नाम अर्जुनलाल शेट्टी जी का भी आता है। वैसा ही काम हमें यहाँ पर आपके जो नैनूराम शर्मा जी करते नजर आते हैं। राजस्थान सेवा संघ से जुड़ गए थे और राजस्थान सेवा संघ के सहयोग से हम जानते हैं कि बूंदी के बरड़ क्षेत्र में जो किसान आंदोलन होता है उससे बरड़ किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो और कोई नहीं विद्यार्थी नैनूराम शर्मा जी थे। 1918 के अंतर्गत विद्यार्थियों कोटा प्रतिनिधि सभा बनी थी। संगठनों के मैं नाम यहाँ लिख देता हूं। 1918 में एक राजनीतिक संस्था बनी थी कोटा प्रतिनिधि सभा, और कोटा प्रतिनिधि सभा के जो गठन है उस गठन में अहम योगदान विद्यार्थियों नैनूराम शर्मा जी का भी रहा। ये कोटा प्रतिनिधि सभा एक प्रकार से जो महाराव और जनता के बीच में संवाद का कार्य करती थी। जनता के जो मांगे हैं, उनके जो बातें हैं वो महाराव तक पहुंचाती थी, स्वदेशी का प्रचार करती थी, विदेशी जो विचार है, विदेशी वस्तु उनके बहिष्कार का कार्य करती थी। हालांकि 1919 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बाद में ये संस्था आपके एक प्रकार से निष्क्रिय हो गई। लेकिन प्रारंभिक जो जन जागृति है उसमें जो अहम योगदान हमें कोटा प्रतिनिधि सभा का दिखाई देता है। राजस्थान सेवा संघ एक महत्वपूर्ण संगठन था और राजस्थान सेवा संघ से ही जुड़ा हुआ संगठन हड़ौती सेवा संघ, इस संगठन की स्थापना भी नैनूराम शर्मा जी ने की थी। तो जो हड़ौती सेवा संघ है, इस हड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी विद्यार्थियों आपके नैनूराम शर्मा ने की है। और ये राजस्थान सेवा संघ से आपके एक प्रकार से जुड़ी हुई थी। जो कार्य राजस्थान सेवा संघ पूरे राजपूताना के स्तर पर कर रही थी वही काम हड़ौती सेवा संघ आपके हड़ौती क्षेत्र में कर रही थी। 1927 में जब आप जानते हो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद गठन हुआ था राजपूताना के अंतर्गत उत्तरदेश शासन की स्थापना करने के लिए। यह हम कह सकते हैं जो रियासती क्षेत्र है उनमें उत्तरदेश शासन की स्थापना करने के लिए जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में गठित हुआ था, जो उसकी कार्यकारिणी बनी थी, उस कार्यकारिणी के अंदर हमें नैनूराम शर्मा जी का नाम नजर आता है। तो आप देखेंगे संगठन के स्तर पर नैनूराम शर्मा कार्य कर रहे हैं, कार्यकारिणी में शामिल होकर नैनूराम शर्मा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों में आपके किसान आंदोलन में नैनूराम शर्मा जुड़ते हुए नजर आते हैं। एक विद्यार्थी आपको ध्यान रखना है कि जो 1920 के हमारे यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उस 1920 के असहयोग आंदोलन में भी आपके नैनूराम शर्मा की हमें भूमिका नजर आती है। जब वो मदन लाल कोठारी के साथ मिलकर जब 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उस असहयोग आंदोलन में नैनूराम शर्मा ने, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नैनूराम शर्मा है और ये मदन लाल कोठारी के साथ मिलकर खादी का, ये हम कह सकते हैं स्वदेशी का प्रचार करते हैं। जो शराब की दुकानें हैं उन पर धरना देते हैं, सार्वजनिक मार्गों पर धरना देते हैं, पिकेटिंग का कार्य करते हैं। तो 1920 के जो राष्ट्रीय स्तर पर जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भी हमें नैनूराम शर्मा जी की भूमिका नजर आती है। और बिखरी हुई जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, बिखरे हुए जो विचार है, उनको एकजुट करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है, एक सक्रिय स्तर पर कार्य करने के लिए एक हमें लोगों का समूह की आवश्यकता पड़ती है। और उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
सन 1934 में उन्होंने जिस प्रजामंडल का गठन किया उसी को बोलते हैं विद्यार्थी हाड़ौती प्रजामंडल। तो आप ध्यान रखेंगे जो हाड़ौती प्रजामंडल है उस हाड़ौती प्रजामंडल का गठन विद्यार्थियों आपके 1934 में हुआ था। और इसके गठनकर्ता में हमें नरेंद्रराम शर्मा जी का नाम नजर आता है। 1934 में दशहरे के दिन इसका अधिवेशन होता है। हालांकि इनके अधिवेशन की अध्यक्षता नरेंद्रराम शर्मा जी ने की है। हाजी फैज मोहम्मद इन्होंने आपके इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो अधिवेशन की अध्यक्षता है उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो हाजी फैज मोहम्मद है उन्होंने की है। तो इस बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनके नेतृत्व में जो आपके दशहरे के दिन जो अधिवेशन हुआ था उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम इन्होंने किया है। कोटा के जो महाराज थे उमेश सिंह सेकंड, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करते थे, लोकतांत्रिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते थे, अपनी रियासत में उठने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं को रोकना चाहते थे, निरंकुश थे, थोड़े से स्वच्छाचारिता थे। तो अपनी कोटा के ये हाड़ौती क्षेत्र बनने वाले संगठनों को पसंद नहीं करेंगे और उन्होंने अपने नीतियों से धीरे धीरे इन सारे संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया। धीरे धीरे सारे संगठन आपके निष्क्रिय हो गए, चाहे फिर वो आपके कोटा प्रतिनिधि सभा हो, चाहे फिर वो हाड़ौती सेवा संघ हो या फिर आपके हाड़ौती प्रजामंडल हो, ये सारे संगठन फिर हमें निष्क्रिय होते दिखाई देते हैं। कोटा के अंतर्गत फिर से राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम 1936-37 के आसपास हुआ, जब कोटा के अंतर्गत कोटा कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्ज पर ही 1936-1937 में कोटा कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने भी कोटा के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन कोटा के अंतर्गत फिर से राजनीतिक गतिविधियों को वृहद स्तर पर, व्यापक स्तर पर आपके एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रजामंडल गठन किया गया था उसी को हम बोलते हैं विद्यार्थी कोटा प्रजामंडल। 1939 के अंतर्गत आपके कोटा प्रजामंडल का गठन हुआ था। तारीखों को लेकर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पहले राजस्थान बोर्ड की किताब चलती थी कक्षा 12 की, उसमें 1939 को ही कोटा प्रजामंडल बताया गया है। हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है विनीता परिहार की, जो आपके प्रजामंडल लिखी गई, उसमें 1938 तारीख आई हुई है। BL पनगड़िया साहब की जो पुस्तक है उसमें एक जगह 1939 आया हुआ, लेकिन आप उसके पीछे सारणी को देखेंगे तो फिर वहां पर 1939 नाम आपको मिल जाएगा। एक जगह 1938 भी नाम दिया गया है, लेकिन 1938 ध्यान में रखना। लेकिन मैंने कह दिया था कि एक सवाल आ गया है हमारे, शायद अधीनस्थ बोर्ड का पेपर था 1922-23 के आसपास हुआ था, उसमें सवाल ही पूछ लिया गया था कि 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना ये गठनकर्ता कौन थे। तो वहां समय तारीख पता लग जाती है कि हम इसे 1939 मानेंगे, लेकिन 1938 भी तारीख हमें मिलती है। इस बात का भी ध्यान रखना है। दोनों तारीखों को आप ध्यान रखें, लेकिन ज्यादा 1939 से मानी गई है। तो जो कोटा प्रजामंडल है इसके गठन का काम भी विद्यार्थियों नरेंद्रराम शर्मा ने किया। लेकिन यहाँ पर नरेंद्रराम शर्मा के साथ जो दूसरे और हमें व्यक्ति नजर आते हैं उनका नाम है अबिन हरि। कोटा प्रजामंडल का गठन सन 1939 में नरेंद्रराम शर्मा और अबिन हरि जी ने मिलकर किया है। मांगरोल के अंतर्गत इसका आपके अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी विद्यार्थी नरेंद्रराम शर्मा जी ने की। तो जो मांगरोल के अंतर्गत इस संगठन का आपके प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ है उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता भी आपके एक तरह से नरेंद्रराम शर्मा जी करते हैं। इस तरह से नरेंद्रराम शर्मा जी के संबंध हम देखते हैं कोटा प्रतिनिधि सभा से, हाड़ौती सेवा संघ से, कोटा प्रजामंडल से, हाड़ौती प्रजामंडल से जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। और बूंदी क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन से भी आपके नरेंद्रराम शर्मा आपको जुड़े हुए थे। मांगरोल के अंदर में एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो हमें कई बार पुस्तकों में नजर नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब ये कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हो रहा था तो यहाँ पर एक महिला सम्मेलन भी हुआ था। इसी समय आपके एक महिला सम्मेलन हुआ था और इस महिला सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो श्रीमती शारदा भार्गव ने की थी। आप कई बार रहता हो कि राजस्थान से सांसद बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहले प्रथम महिला के नाम के रूप में जो नजर आती है वो श्रीमती शारदा भार्गव। 1952 के अंतर्गत राज्यसभा से इनको सांसद बनाया गया था, तो इसलिए पहली जो महिला सांसद के रूप में भी यही थी और पहली महिला राज्यसभा के रूप में भी शारदा भार्गव जी का नाम आता है। अजमेर में हम जानते हैं कि संविधान सभा से जाने वाले मुकुट बिहारी लाल भार्गव की ये पुत्री थी श्रीमती शारदा भार्गव। ये सम्मेलन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस सम्मेलन के अंतर्गत जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बालक होते हैं, उनकी जो शिक्षा होती है उस शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ था। हम देखते हैं कि आजादी के बाद कई वर्षों के बाद में जाकर हमारी शिक्षा को आपके मौलिक अधिकार के रूप में एक प्रकार से अनिवार्य शिक्षा के रूप में आपके स्वीकार किया गया था। लेकिन आजादी से पहले भी कई जगह पर हमें ऐसी बात दिखाई देती है जहां पर बालकों की शिक्षा को, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, उसको अनिवार्य या फिर निःशुल्क करने की बात उठती रही है। तो श्रीमती शारदा भार्गव के नेतृत्व में जो महिला सम्मेलन हुआ, यहाँ पर भी बालकों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है उसकी बात की गई थी।
वर्तमान में तो जो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा एक प्रकार से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बन चुकी है, लेकिन आजादी से पहले भी शारदा भार्गव के नेतृत्व में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर भी इस प्रकार की अनिवार्य शिक्षा की बात उठाई गई थी, एक प्रस्ताव भी आपके पास किया गया था। तो ये राज्यसभा की सांसद थी 1952 में, प्रथम महिला सांसद रूप में हुई थी और मुकुट बिहारीलाल भार्गव जी की आपकी पुत्री है, तो यहाँ पर इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। 1941 में जो कोटा प्रजा मंडल है, इसके जो बैठकें हैं वो कई शहरों में होती हैं, जगह जगह पर होती है, और इन्हीं से विद्यार्थियों एक तरह से आपके जो कोटा के मारा दुखी हो जाते हैं। और जब निरंतर आपके नरेंद्रराम शर्मा जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी तो 1941 के आसपास में ही अक्टूबर 1941 में रामगंज मंडी से अपने पैतृक गांव जो निमाड़ा है वहां की यात्रा कर रहे थे, और अक्टूबर 1941 में उस यात्रा के दौरान ही किसी गिरोह ने, किसी समूह ने इनकी हत्या कर दी, और इस सामूहिक मृत्यु हुई आपके नरेंद्रराम शर्मा जी की। और इस वजह से न केवल कोटा प्रजामंडल को नुकसान हुआ, बल्कि जो कोटा की जनजागृति है या फिर राजपूताना के अंदर जनजागृति लाने वाला काम है, उसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि एक मुख्य आधार स्तंभ थे हड़प्पा क्षेत्र में, कोटा के क्षेत्र में, चाहे वो किसान आंदोलन लेकर बात हो, चाहे वो जनजातीय राजनीतिक अधिकारों लेकर बात हो, हर जगह हमें नरेंद्रराम शर्मा जी का नाम नजर आता है। तो नरेंद्रराम शर्मा जी की अक्टूबर 1941 में हत्या कर दी गई है। तो इनकी असामयिक मृत्यु के बाद में जो कोटा प्रजामंडल या फिर कोटा के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति बने थे उनका नाम था अबिन हरि। तो ध्यान रखना है, नरेंद्रराम शर्मा के बाद में कोटा के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करने वाला काम अबिन हरि जी ने किया। दिसंबर 1941 के अंतर्गत कोटा में एक और आपके संगठन बना, इसका थोड़ा सा आप याद रखेंगे। दिसंबर 1941 में बना था लोक सेवा दल। ये लोक सेवा दल एक प्रकार से कोटा प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी, और इसने भी ग्रामीण स्तर पर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो लोग शिक्षित नहीं थे, चाहे वो राजनीतिक अधिकारों लेकर हो, चाहे फिर अपने सामाजिक और धार्मिक उत्थान को लेकर हो, तो उन लोगों को एक प्रकार से जागृत करने के लिए और कोटा प्रजामंडल के सहयोग रूप में जिस संगठन की स्थापना की गई थी वो थी विद्यार्थी लोक सेवा दल। तो लोक सेवा दल का गठन दिसंबर 1941 में हुआ था, और ये घटना भी विद्यार्थियों के कोटा से जुड़ी हुई है। 26 जनवरी 1942 को हर रियासत की तरह कोटा के अंतर्गत भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि आजादी के दिवस के रूप में मनाया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हमने आजादी का दिवस मनाना प्रारंभ किया था, और उसी बात को आगे बढ़ाया विद्यार्थी कोटा ने। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर रियासत का कहीं ना कहीं इसमें योगदान दिया नजर आता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 का, उसमें हमें कोटा की सहभागिता भी नजर आती है। जब 8 और 9 अगस्त को बंबई के अंतर्गत बैठक हुई थी इस आंदोलन से पहले, जहां पर रियासतों के जो प्रजामंडलों के मुखिया उनको बुलाया गया था, और सभी रियासतों के जो प्रजामंडल मुखिया भाग लेने के लिए जाते भी हैं। उसी कड़ी में, क्योंकि अब कोटा प्रजामंडल की जो बागडोर है अबिन हरि जी के हाथ में है, तो ध्यान रखेंगे जो उस सम्मेलन के अंदर जाने का काम विद्यार्थियों कोटा से अबिन हरि जी ने किया है। और फिर जो आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, अगस्त क्रांति, उसी गतिविधि में कोटा में भी नजर आती है। कोटा के अंदर आप देखेंगे विद्यार्थियों जो शंभू दयाल सक्सेना है या फिर आपके बेनी माधव शर्मा है, दो नाम जरूर आप याद रखेंगे। एक तो शंभू दयाल जी का नाम याद रखें, शंभू दयाल, और इसके इनके साथ में जो बेनी माधव शर्मा है, इन दोनों का नाम याद रखें। इन दोनों ने शुरुआती स्तर पर कोटा के अंतर्गत अगस्त क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ पर एक छात्रा का नाम भी आपको याद रखना है, कुसुम गुप्ता। कुसुम गुप्ता नामक जो छात्रा है उसने भी कोटा के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक आपके सक्रिय भूमिका निभाई थी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर। तो शंभू दयाल सक्सेना का नाम आपको याद रखना है, बेनी माधव शर्मा जी का नाम आपको याद रखना है, और क्योंकि कई बार महिलाओं का नाम पूछ लेते हैं तो कुसुम गुप्ता, इन्होंने भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। जब हम 18 रतौनी क्रांति पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो वहां एक बात जरूर पढ़ते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में सबसे लंबी समय अवधि तक क्रांति जो हमें दिखाई देती, कोटा में दिखाई देती। कोटा वह स्थान था जहां क्रांतिकारियों ने 6 महीने तक अपनी पकड़ बनाए रखी थी, अपना अधिकार बनाए रखा था। हम पढ़ते हैं जयदयाल खां और वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां, इन दोनों के नेतृत्व में जो कोटा के क्रांतिकारी है उन्होंने कोटा पर नियंत्रण रखा था और माराव को बंदी बना लिया था। तो जो घटना हमें आजादी की प्रथम लड़ाई में दिखाई देती है ना, वही घटना वापिस यहाँ दिखाई देती है। एक विद्यार्थी नाथूलाल जैन थे, उनके नेतृत्व में कोटा के अंतर्गत विद्यार्थियों 1942 में एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जब कोटा के जो जन नेता है, कोटा के जो एक प्रकार से राष्ट्रीय गतिविधि में शामिल होने वाले लोग हैं,
उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक बार फिर से कोटा शहर पर नियंत्रण कर लिया। जो कोटा कोतवाली है उस पर भी नियंत्रण कर लिया था, और कोटा शहर पर कहते हैं 3 दिन तक आपके इन जन नेताओं का अधिकार रहा था। तो कोटा वह स्थान है जहां पर आपके जन नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने औपनिवेशिक काल के समय, रियासती शासन के समय 2 बार कोटा पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। एक तो वह स्थिति जब हम आजादी की प्रथम लड़ाई लड़ रहे थे 1857 की क्रांति, और एक वह स्थिति जहां हम आजादी की ओर बढ़ रहे थे, और उस लड़ाई का जो अंतिम छोर दिखाई देता है भारत छोड़ो आंदोलन, वहां पर भी कोटा के जो जन नेता उन्होंने फिर से कोटा पर अधिकार किया था। नाथूलाल जैन, ये नाम आपको याद रखना, इन्हीं के नेतृत्व में सारी घटनाएं हुई है। तो कई बार ऐसे जो छिपे हुए नाम हैं, उन नामों से जुड़े आपके परीक्षा में जरूर सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी, ना केवल उन्होंने कोटा पर आपके अधिकार किया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी लागू किया। जैसे एक नाम है विद्यार्थियों शिव प्रसाद, उनको कोटा के अंतर्गत एक प्रकार से डीआईजी की भूमिका दी गई थी, और एक नाम है विद्यार्थी गुलाब चंद शर्मा, उनको कोतवाल की भूमिका दी गई थी। तो एक तो विद्यार्थी शिव प्रसाद है, और दूसरे नाम में विद्यार्थी आपके गुलाब चंद। इनके थोड़े से नाम आप याद रखना, क्योंकि जो आपके 1942 के में कोटा के अंदर नियंत्रण स्थापित हुआ था, बाद में प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी, तो डीआईजी की भूमिका जो शिव प्रसाद श्रीवास्तव है उन्होंने निभाई थी, और एक प्रकार कोतवाल की भूमिका विद्यार्थी गुलाब चंद ने निभाई थी। और ये सारी जो घटनाएं होती है वो नाथूलाल जैन के आपके नियंत्रण में होती है। कोटा के जो उस समय के जो महाराव थे, विद्यार्थी बड़े चिंतित थे। जो आपके महाराव भीम सिंह द्वितीय हैं, हम देखते हैं राजस्थान जो एकीकरण की प्रक्रिया चलती है, तो भीम सिंह द्वितीय नाम आप खूब सुनते हो, वो बड़े चिंतित थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो देवली से एक सेना बुलाई ताकि कोटा की स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। कोटा के विद्यार्थियों जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हीरालाल, और इंस्पेक्टर जनरल थे जिनका नाम सत सिंह, हीरालाल और सत सिंह। हीरालाल जो है ये एक प्रकार से कोटा के प्राइम मिनिस्टर आप मान लीजिए, और जो सत सिंह है ये वहां के जो प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर जनरल है वो सत सिंह, दोनों ये लोकप्रिय थे कोटा के अंदर। और कोटा की आम जनता इन दोनों की जो गतिविधि है उनसे बड़े परेशान थे, इन दोनों को उनके पद से हटाना चाहते थे। शुरुआत में तो जो भीम सिंह द्वितीय उन्होंने देवली से एक सेना बुलाई, लेकिन कोटा की एक आपके ऑफिसर थे ओंकार सिंह, उन्होंने महाराव को सलाह दी कि जो क्रांतिकारी हैं, जो जन नेता है, उनसे समझौता कर लिया जाए, उनकी मांगों को सुना जाए। तो फिर ओंकार सिंह जो है उनके आपकी मध्यस्थता से जो कोटा सरकार है और जो आपके उस समय के जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे जन नेता, उनके बीच में एक समझौता हुआ। समझौते में मांग ये कर दी गई थी कि जो आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश शासन की जल्द से जल्द स्थापना की जाए, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की जाए, और जो सत सिंह और हीरालाल है उनको उनके पद से हटा दिया जाए। कुछ हद तक यहाँ पर कोटा सरकार ने, कोटा की जो रियासती सरकार है, उन्होंने प्रदर्शनकारी की बात स्वीकार कर ली, और ओंकार सिंह की मध्यस्थता से फिर आपके ये बातचीत सफल हुई। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जब 1942 की गतिविधियों में हमें एक प्रकार से कमी नजर आती है, तो फिर कोटा के अंदर भी शांति स्थापना हो जाती है। 24 अगस्त 1944 के अंतर्गत, थोड़ी सी तारीख अब देख लेना भाई, जो 24 अगस्त 1944 से इसी दिन कोटा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन वे शासन जिसमें जनता की सहभागिता हो, तो उस शासन की स्थापना के लेकर आपकी दिवस मनाया जाता है। 1946 के अंतर्गत भीम सिंह द्वितीय ने भी उत्तर प्रदेश शासन की ओर कदम उठाया, उन्होंने कमेटी बनाई, और उस कमेटी की जो अध्यक्षता श्री हिरण्य ने की थी, ये नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तो श्री हिरण्य है, उनके नेतृत्व में विद्यार्थियों आपके कोटा के अंतर्गत कमेटी बनाएगी उत्तर प्रदेश शासन की, लेकिन इस कमेटी की शर्तें हैं, जो सुझाव है, कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पाए, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। और 1946 में हम सभी देखते हैं विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं तेजी से बदलती है, और जिस प्रकार से अन्य रियासतें भारतीय संघ में शामिल होती हैं, उसी तरह से विद्यार्थियों कोटा रियासत भी भारतीय संघ में शामिल हो जाती है। और एकीकरण के बाद में जो हमारा दूसरा चरण है राजस्थान संघ, उसमें जो अन्य रियासतें शामिल होती है, उसी प्रकार से कोटा की रियासत भी आपके उससे राजस्थान संघ में शामिल हो जाती है। फिर राजस्थान संघी विद्यार्थी एक तरह से राजस्थान अंग बन जाता है, और इस प्रकार कोटा के अंतर्गत एक तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का आपकी शुरुआत होती है। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें आपने सुनी है, बहुत सारी चीजें आप देखी है, और तारीखों को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना है। तारीखें आजकल वैसे पूछते भी नहीं है। घटनाओं से आप अपने आप को जोड़ें, घटनाओं को आप विचारित करें, घटनाओं को समझें, तो सारी चीजें आपके लिए आसान नजर आएगी। एक दो थोड़े से नाम थोड़े ज्यादा हैं, जैसे कि थोड़े से जितने लोकप्रिय नाम नहीं, जैसे नंगूराम शर्मा लोकप्रिय नाम है, अभिनव लोकप्रिय नाम है, लेकिन हम नाथूलाल जैन का नाम हम नहीं पढ़ते हैं, कुसुम गुप्ता का नाम हम नहीं पढ़ते हैं, शंभु दयाल सक्सेना
जो बेनी माधव उनका नाम नहीं पढ़ते हैं, शिव प्रसाद श्रीवास्तव का नाम नहीं पढ़ते हैं, गुलाब चंद का नाम हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये नाम हमारे मूल पुस्तकों में दिए गए हैं और इनसे जुड़े प्रश्न भी आने की संभावना बनी रहती है। और ये भी उस समय की कोटा और हड़प्पी क्षेत्र में जन जागृति के प्रमुख स्तंभ थे। तो आप केवल उनको नाम नहीं माने, उस समय इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कोटा और हड़प्पी क्षेत्र में। तो इस तरह से विद्यार्थियों, तो हड़प्पी प्रजामंडल या फिर आपके उसी का अगला रूप कोटा प्रजामंडल, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप अच्छी तरीके से पढ़ें, चीजों को नोट करें, चीज समझ में एक बार और देख लें, अपनी पुस्तकों का भी सहारा लें और फिर अपने नोट्स बनाएं और उनको अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। अगली क्लास में हम जो आपके अगला जो प्रजामंडल है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।